हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आर वाई स्टडी चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हम शुरू करने वाले हैं भारतीय इतिहास के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस जो विभिन्न प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे गए हैं, अर्थात प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस पेपर हैं और ये मॉडर्न हिस्ट्री और एंशिएंट हिस्ट्री से होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, टीपू सुल्तान की राजधानी थी। बताना है कि टीपू सुल्तान जो था उसकी राजधानी क्या थी। ऑप्शन ए है श्रीरंगपट्टनम, बी मैसूर, सी बेंगलोर या डी भाग्यनगर। तो यहाँ ऑप्शन ए इज राइट होगा। टीपू सुल्तान की जो राजधानी थी वो श्रीरंगपट्टनम थी। डिटेल्स में पढ़ें तो टीपू सुल्तान की राजधानी श्रीरंगपट्टनम में थी, जहां पर 1792 में उसने अंग्रेजों के साथ तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में संधि भी की थी। 1799 के चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में श्रीरंगपट्टनम की रक्षा करता हुआ टीपू शहीद हो गया। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। क्लाइव को बंगाल का गवर्नर बनाया गया। बताना कि क्लाइव को बंगाल का गवर्नर जनरल कब बनाया गया था। 1756 ईस्वी में, 1757 ईस्वी में, 1758 ईस्वी में या 1759 ईस्वी में। दोस्तों, रॉबर्ट क्लाइव को बंगाल का गवर्नर जनरल सन 1758 ईस्वी में बनाया गया था। डिटेल्स में पढ़ें तो बंगाल के गवर्नर प्लासी के युद्ध के समय बंगाल में अंग्रेज प्रमुख डेक था। प्लासी के युद्ध में क्लाइव ने अपनी बुद्धिमत्ता का प्रदर्शन किया। इसी कारण प्लासी की विजय के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने लॉर्ड क्लाइव को बंगाल का गवर्नर बना दिया। नेक्स्ट प्रश्न, स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था। बताना है कि स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था। वॉरेन हेस्टिंग्स, कॉर्नवालिस, लॉर्ड माउंटबेटन या लॉर्ड कैनिंग। दोस्तों, ये तो आपको पता ही होगा, लॉर्ड माउंटबेटन स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था। डिटेल्स में पढ़ें तो अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन थे और भारत की स्वतंत्रता के बाद लॉर्ड माउंटबेटन स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल बने। स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल सिराज गोपालाचारी जी थे। ओके, नेक्स्ट प्रश्न, द्वैध शासन नीति को किसने समाप्त किया था। बताना कि जो द्वैध शासन नीति थी उसको किसने समाप्त किया था। लॉर्ड माउंटबेटन को कर्जन ने या वॉरेन हेस्टिंग्स ने या लॉर्ड रिपन ने। दोस्तों, द्वैध शासन नीति जो थी वो वॉरेन हेस्टिंग्स ने समाप्त की थी। ऑप्शन सी इज राइट। द्वैध शासन का जनक लियो कार्टिस को माना जाता है। द्वैध शासन की शुरुआत बंगाल में 1765 ईस्वी में हुई थी। इसके अंतर्गत कंपनी ने दीवानी और निजामत के कार्यों का निष्पादन भारतीयों के माध्यम से किया था। बंगाल में द्वैध शासन 1765 से 1772 तक चला। अंग्रेजों ने क्योंकि मुगल बादशाह को पराजित किया था, इसलिए अंग्रेजों ने मुगल बादशाह से 12 अगस्त 1765 में इलाहाबाद की संधि की। नेक्स्ट प्रश्न, अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किसने किया था। बताना है कि अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किसने किया था। राजपूतों ने, मुगलों ने, सिखों ने या मराठों ने। दोस्तों, इनका सर्वाधिक विरोध जो था मराठों ने किया था। अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध मराठों ने किया था। मराठे शेष भारतीय शक्तियों से सबसे शक्तिशाली थे। 18वीं शताब्दी के अंतिम 25 वर्षों में मराठों तथा अंग्रेजों में संघर्ष हुआ, जिसमें अंग्रेजी सेना की जीत हुई। नेक्स्ट प्रश्न, प्लासी का युद्ध 1757 ईस्वी अत्यधिक ऐतिहासिक महत्व का माना जाता है, क्योंकि इसका क्या कारण है। इसने भारत में फ्रेंच शक्ति का अंत कर दिया, इसने बंगाल में ब्रिटिश वर्चस्व के लिए मार्ग प्रशस्त किया और उसके बाद संपूर्ण भारत पर ब्रिटिश नियंत्रण के लिए रास्ता खुल गया, या एडमिरल वाटसन कर्नल क्लाइव के अधीन सारी सेना का सफाया हो गया, या सिराजुद्दौला के खिलाफ सभी विश्वासघाती मारे गए। तो दोस्तों, जो प्लासी का युद्ध था वो इसलिए अत्यधिक प्रसिद्ध है क्योंकि इसने बंगाल में ब्रिटिश वर्चस्व के लिए मार्ग प्रशस्त किया और उसके बाद संपूर्ण भारत पर ब्रिटिश नियंत्रण के लिए रास्ता खुल गया, इसलिए ऑप्शन बी इज राइट। डिटेल्स में पढ़ें तो प्लासी का युद्ध जो 23 जून 1757 को मुर्शिदाबाद के दक्षिण में 22 मील दूर नदिया जिले में गंगा नदी के किनारे प्लासी नामक स्थान में हुआ था। कंपनी की सेना ने रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में नवाब सिराजुद्दौला को हरा दिया था। इसमें बक्सर के युद्ध में एक और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय, अवध का नवाब शुजाउद्दौला तथा मीर कासिम थे, तो दूसरी ओर अंग्रेजी सेना का नेतृत्व उनका कुशल सेनापति कैप्टन मुनरो कर रहा था। नेक्स्ट प्रश्न, ब्रिटिश सरकार भारतीयों को आधुनिक शिक्षा देना चाहती थी, इसमें उनका क्या उद्देश्य था। ये बताना है कि जो ब्रिटिश सरकार थी वो आधुनिक शिक्षा देना चाहती थी भारतीयों को, उनका क्या इसमें राज था। भारत में अपनी राजनीतिक सत्ता की नींव सुदृढ़ करना, भारत में शिक्षा के स्तर को ऊपर उठाना, भारत में जन साक्षरता का विकास करना, निरक्षर भारतीयों के अंदर व्याप्त अराजकता को दूर करना। तो उनका सिर्फ और सिर्फ इसमें लाभ था कि भारत में राजनीतिक सत्ता की नींव को सुदृढ़ करना। डिटेल्स में पढ़ें तो ब्रिटिश सरकार भारतीयों को आधुनिक शिक्षा देना चाहती थी, इसमें उनका उद्देश्य भारत में अपनी राजनीतिक सत्ता की नींव को सुदृढ़ करना था। नेक्स्ट प्रश्न, प्रशासनिक अव्यवस्था के आधार पर डलहौजी ने किस राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया था। बताना है कि प्रशासनिक जो व्यवस्था थी उसके आधार पर डलहौजी ने किस राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया था। अवध, उड़ीसा, बर्मा या संयुक्त प्रांत। तो अवध को मिलाया था। लॉर्ड डलहौजी भारत में ब्रिटिश राज का गवर्नर जनरल था और उसका प्रशासन चलाने का तरीका साम्राज्यवाद से प्रेरित था। उसके काल में राज्य विस्तार का काम अपनी चरम पर था। नेक्स्ट प्रश्न, आदि ग्रंथ किसने संकलित किया था। गुरु नानक ने, गुरु रामदास ने, गुरु अर्जुन ने या गुरु गोविंद सिंह ने। तो दोस्तों, आदि ग्रंथ जो था गुरु अर्जुन देव जी ने संकलित किया था। आदि ग्रंथ या आदि ग्रंथ सिख धर्म से संबंधित धार्मिक लिखाइयों का एक संकलन है, जिसे 5वें सिख गुरु श्री अर्जुन देव जी ने सन 1604 में पूरा करा। 10वें सिख गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने इसमें 1704 से 1706 काल में और शब्द जोड़े और इसे अपने बाद सिख धर्म का अनंत गुरु बताया। नेक्स्ट प्रश्न, भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव किससे पड़ी। बताना है कि जो भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव पड़ी वो किससे पड़ी। 1813 के चार्टर अधिनियम से, 1835 के मेकाले के मिनट से, 1882 के हंटर आयोग से, 1854 के वुड के डिस्पैच से। दोस्तों, भारत में आधुनिक शिक्षा की जो नींव पड़ी थी वो 1835 के मेकाले के मिनट से पड़ी थी। डिटेल्स में पढ़ें तो भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव 1835 ईस्वी के मेकाले स्मरण पत्र से पड़ी।
गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद के सदस्य लॉर्ड मेकाले ने आंग्ल दल का समर्थन किया। 2 फरवरी 1835 को अपने महत्वपूर्ण स्मरण पत्र में उसने लिखा कि सरकार के सीमित संसाधनों के मद्देनजर पाश्चात्य विज्ञान एवं साहित्य की शिक्षा के लिए माध्यम के रूप में अंग्रेजी भाषा ही सर्वोत्तम है। मेकाले ने कहा कि भारतीय साहित्य का स्तर यूरोपीय साहित्य की तुलना में अत्यंत निम्न है। उसने भारतीय शिक्षा पद्धति एवं साहित्य की आलोचना करते हुए अंग्रेजी भाषा का पूर्ण समर्थन किया। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। बताना है निम्नलिखित का सही कालानुक्रम क्या होगा। इनका सही कालानुक्रम बताना है कि अर्थात ये जो गवर्नर जनरल हैं कौन पहले था और कौन बाद में। दोस्तों सबसे पहला गवर्नर जनरल जो था वो रॉबर्ट क्लाइव था यहाँ। दूसरा इनके बाद बेंसीडार्ड हुआ, फिर कर्टियार हुआ और तीसरे जो थे वॉरेन हेस्टिंग्स थे। इसलिए इनका जो क्रम होगा वो 1 2 4 3। वॉरेन हेस्टिंग्स इनके बाद में था कर्टियर के, इसलिए यहाँ ऑप्शन बी इज राइट, 1 2 4 3। डिटेल्स में पढ़ें तो रॉबर्ट क्लाइव जो 1757 से 1760, उसके बाद 1765 से 1767 प्लासी की विजय के समय था। ओके, इसके बाद आता है बेंसीडार्ड जो 1760 से 1765 के बीच बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का गवर्नर था। नेक्स्ट कर्टियर 1769 से 72 के बीच रहा। इसके समय 1770 ईस्वी में बंगाल में आधुनिक भारत का प्रथम अकाल पड़ा। ओके, नेक्स्ट वॉरेन हेस्टिंग्स 1772 से 85 तक रहे। यह बंगाल का अंतिम गवर्नर था जिसे रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया था। नेक्स्ट प्रश्न, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता का राज क्या था। बताना है कि जो ईस्ट इंडिया का विस्तार हुआ था इंडिया में वो किस कारण से था, क्या राज था उसका। भारत में राष्ट्रीय भावना की कमी, कंपनी की सेना को पश्चिमी प्रशिक्षण मिला था तथा उनके पास आधुनिक हथियार थे, भारतीय सैनिकों में राष्ट्रीय भावना का अभाव। यस, ये तीनों कारण थे जिसकी वजह से भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता ऊंचाइयों तक बढ़ी। नेक्स्ट प्रश्न, डिटेल्स में पढ़ें तो सन 1600 ईस्वी में स्थापित ईस्ट इंडिया कंपनी की भारत में सफलता का राज भारतीयों में राष्ट्र भावना की कमी, कंपनी की सेना को आधुनिक प्रशिक्षण प्रमुख है। ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में व्यापार करने हेतु आई, लेकिन धीरे धीरे भारत की राजनीतिक परिस्थितियों का लाभ उठाकर यहाँ की सत्ता पर आधिपत्य स्थापित कर लिया। नेक्स्ट प्रश्न, भारत में निम्न वायसरायों में से किसके काल में इंडियन पीनल कोड, सिविल प्रोसीजर कोड और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड पारित किए गए। बताना है कि यह किस वायसराय के काल में हुआ था जिसमें कि पीनल कोड, सिविल प्रोसीजर कोड और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड को पारित किया गया। लॉर्ड मेयो, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कैनिंग या लॉर्ड डफरिन। तो दोस्तों यह लॉर्ड कैनिंग के काल में हुआ था। भारत में कंपनी द्वारा नियुक्त अंतिम गवर्नर जनरल तथा ब्रिटिश सम्राट के अधीन नियुक्त प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग जो 1856 से 1862 तक रहे। इनके कार्यकाल में न्यायिक सुधारों के अंतर्गत इंडियन पैनल कोड, भारतीय दंड संहिता, सिविल प्रोसीजर कोड अर्थात दीवानी प्रक्रिया संहिता, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड अर्थात दंड प्रक्रिया संहिता पारित किए गए। इसी समय पारित इंडियन हाई कोर्ट एक्ट के द्वारा बम्बई, कलकत्ता, मद्रास में एक एक उच्च न्यायालयों की स्थापना की गई। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से ब्रिटिश सरकार का वह गवर्नर जनरल कौन था जिसने भारत में डाक टिकट शुरू किए थे। लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड विलियम बेंटिंक, लॉर्ड कैनिंग या लॉर्ड ऑकलैंड। दोस्तों यह बताना है कि वह ब्रिटिश सरकार का गवर्नर कौन था जिसने भारत में डाक टिकट शुरू किया था सर्वप्रथम। दोस्तों वो अपने लॉर्ड डलहौजी भाई साहब थे। डिटेल्स में पढ़ें तो भारत में डाक टिकटों की शुरुआत 1862 में हुई जो 1 जुलाई 1852 को भारत में डाक टिकटों की जो शुरुआत थी वो 1852 में हुई। ओके, 1 जुलाई 1852 को सिंध के मुख्य आयुक्त सर बर्टले फ्लोरे द्वारा सिर्फ सिंध राज्य में और मुंबई कराची मार्ग पर प्रयोग के लिए सिंध डाक नामक डाक टिकट जारी किया गया। नेक्स्ट प्रश्न, सती प्रथा का अंत करने तथा ठगी को समाप्त करने का श्रेय किसको जाता है। बताना है कि जो सती प्रथा थी और ठगी प्रथा इसको किसने समाप्त किया था। लॉर्ड डलहौजी ने, लॉर्ड विलियम बेंटिक ने, लॉर्ड ऑकलैंड ने या लॉर्ड कैनिंग ने। तो दोस्तों यह लॉर्ड विलियम बेंटिक ने समाप्त किया था। ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राम मोहन राय के अथक प्रयत्नों से लॉर्ड विलियम बेंटिक ने अधिनियम 1829 के नियम 17 द्वारा सती प्रथा को अवैध घोषित कर दिया। पहले यह नियम केवल बंगाल के लिए था, फिर 1830 में यह बम्बई और मद्रास में भी लागू कर दिया गया। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से अवध के स्वायत्त राज्य का संस्थापक कौन था। बताना है कि अवध के स्वायत्त राज्य का संस्थापक कौन था। शुजा-उद-दौला, सादत खां, बुरहान उल मुल्क, सफदरजंग या शेर खां। दोस्तों इसका सही ऑप्शन होगा सादत खां, बुरहान उल मुल्क। ये जो थे स्वायत्त राज्य के संस्थापक थे अवध के। सादत खां बुरहान उल मुल्क जो 1722 ईस्वी में अवध की स्वायत्त राज्य के रूप में स्थापना की, उसे मुगल बादशाह मोहम्मद शाह द्वारा गवर्नर नियुक्त किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने मीर कासिम तथा शुजा-उद-दौला के साथ मिलकर अंग्रेजी ईस्ट इंडिया पर युद्ध घोषित किया और वे बाद में बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों से परास्त हुए। कौन थे। जहांदार शाह, फर्रुखशियर, मोहम्मद शाह या शाह आलम द्वितीय। दोस्तों ये शाह आलम द्वितीय थे। डिटेल्स में पढ़ें तो बक्सर के युद्ध में एक और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय, अवध का नवाब शुजा-उद-दौला तथा मीर कासिम थे, तो वहीं दूसरी ओर अंग्रेजी सेना का नेतृत्व उनका कुशल सेनापति कैप्टन मुनरो कर रहा था। नेक्स्ट प्रश्न, ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब के बीच जब प्लासी का युद्ध हुआ उस समय मुगल सम्राट कौन था। अहमद शाह, अजीजुद्दीन आलमगीर द्वितीय, मोहम्मद शाह या शाह आलम द्वितीय। तो दोस्तों उस समय अजीजुद्दीन आलमगीर बंगाल के नवाब थे। अजीजुद्दीन आलमगीर द्वितीय जो 1699 से 1759, 3 जून 1754 से 11 दिसंबर 1759 तक भारत में मुगल सम्राट रहा, ये जहांदार शाह का पुत्र था। नेक्स्ट प्रश्न,
ईस्ट इंडिया कंपनी के नेतृत्व में रॉबर्ट क्लाइव का उत्तराधिकारी निम्नलिखित में से कौन था? बताना है कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी के नेतृत्व में रॉबर्ट क्लाइव था, उसका उत्तराधिकारी कौन था? बेंटिक, कॉर्नवालिस, हेस्टिंग्स या वेलेस्ली? दोस्तों इसका उत्तराधिकारी हेस्टिंग्स था। डिटेल्स में पढ़ें तो वॉरेन हेस्टिंग्स, जो 6 दिसंबर 1732 से 22 अगस्त 1818 एक अंग्रेज राजनीतिज्ञ था, जो फोर्ट विलियम प्रेसिडेंसी बंगाल का प्रथम गवर्नर तथा बंगाल की सुप्रीम काउंसिल का अध्यक्ष था, और इस तरह 1773 से 1785 तक वह भारत का प्रथम वास्तविक डी फैक्टो गवर्नर जनरल रहा। नेक्स्ट प्रश्न, ये हमारा मॉडर्न हिस्ट्री का लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद हम एंशिएंट हिस्ट्री के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ओके, तो नवाब सिराजुद्दौला एवं ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच संघर्ष का प्रमुख कारण था। बताना है कि जो नवाब सिराजुद्दौला था और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच संघर्ष का प्रमुख कारण क्या था? अंग्रेजों ने सिराजुद्दौला के राज्यारोहण का विरोध किया, अंग्रेजों ने व्यापार छूटों का दुरुपयोग किया, अंग्रेजों ने बंगाल में फ्रांसीसियों के उपनिवेश चंद्रनगर पर हमला किया, या काला कारावास यानी ब्लैक होल की घटना का होना? नहीं, मुख्य कारण जो था वो अंग्रेजों ने व्यापार छूटों का दुरुपयोग किया, इनके बीच संघर्ष हुआ। डिटेल्स में पढ़ें तो मुगल सम्राट के द्वारा अंग्रेजों को निःशुल्क सामुद्रिक व्यापार करने की छूट मिली थी, लेकिन अंग्रेजों ने इसका दुरुपयोग करना शुरू किया। वे अपना व्यक्तिगत व्यापार भी निःशुल्क करने लगे और देसी व्यापारियों को बिना चुंगी दिए व्यापार करने के लिए प्रोत्साहित करने लगे। इससे नवाब को आर्थिक क्षति पहुंचती थी। नवाब इन्हें पसंद नहीं करता था। जब उन्होंने व्यापारिक सुविधाओं के दुरुपयोग को बंद करने का निश्चय किया तो अंग्रेज संघर्ष पर उतर आए। अब चलते हैं एंशिएंट हिस्ट्री की ओर। पहला प्रश्न है हमारा एंशिएंट हिस्ट्री का कि सिंध का नकलिस्तान या वाघ हड़प्पा सभ्यता के किस प्रास्थल को कहा गया है? बताना कि जो सिंध का नकलिस्तान बाग है ये हड़प्पा सभ्यता के किस प्रास्थल को कहा गया है? हड़प्पा को, मोहनजोदड़ो को, कालीबंगा को या लोथल को? दोस्तों मोहनजोदड़ो को जो है सिंध का नकलिस्तान कहा जाता है, इसलिए ऑप्शन बी इज राइट। डिटेल्स में पढ़ें तो मोहनजोदड़ो को सिंध का बाग, मुर्दों का टीला तथा नकलिस्तान भी कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था? बताना है इसका आकार कैसा था? वर्गाकार, आयताकार, त्रिभुजाकार या गोलाकार? दोस्तों यह त्रिभुजाकार था। डिटेल्स में पढ़ें तो इसका फैलाव उत्तर में मांडा में रावी नदी के तट से लेकर दक्षिण में दाइमाबाद महाराष्ट्र तक और पश्चिम में बलूचिस्तान के मकरान समुद्र तट के सुत कागनीडोर पाकिस्तान के सिंध प्रांत से लेकर उत्तर पूर्व में आलमगीरपुर में हिरण्य तक, मेरठ और कुरुक्षेत्र तक था। प्रारंभिक विस्तार जो प्राप्त था उसमें संपूर्ण क्षेत्र त्रिभुजाकार था। उत्तर में जम्मू के मांडा से लेकर दक्षिण में गुजरात के भोगत्रार तक और पश्चिम में अफगानिस्तान के सुत कागनीडोर से पूर्व में उत्तर प्रदेश के मेरठ तक था, और इसका क्षेत्रफल 12,99,600 वर्ग किलोमीटर था। इस तरह यह क्षेत्र आधुनिक पाकिस्तान से तो बड़ा है कि प्राचीन मिस्र और मेसोपोटामिया से भी बड़ा है। नेक्स्ट प्रश्न, सूची फर्स्ट को सेकंड से सम्मिलित कीजिए। ठीक है, सूची फर्स्ट दिए, सेकंड बताना है कि जो स्थल दिए है और नदी दिए है, कौन सा स्थल किस नदी के किनारे है। तो आपको पता होगा हड़प्पा जो है, अभी हम पिछले भी पढ़ा है कि हड़प्पा जो है रावी नदी के किनारे है, मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे है, लोथल भोगवा नदी के किनारे है और कालीबंगा घग्गर नदी के किनारे है। इसलिए ये सारे ऑप्शन क्रम से सही हैं, अर्थात A1, B2, C3, D4 ऑप्शन इज राइट। डिटेल्स में पढ़े तो हड़प्पा रावी नदी के किनारे जबकि मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे पर अवस्थित है। सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख स्थल लोथल है जो कि वर्तमान गुजरात में स्थित है। यह भगवा नदी के किनारे स्थित है। साबरमती की नदी का प्राचीन नाम भोगवा है। सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल कालीबंगा राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में घग्गर नदी के वाएं तट पर स्थित है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ मिला है? बताना है कि हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत खुदाई हुई थी तो वहाँ पर हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला है? रोपड़ से, लोथल से, कालीबंगा से, अरावली से? दोस्तों हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कालीबंगा से मिला है। कालीबंगा राजस्थान में है। ओके, डिटेल्स में पढ़े तो कालीबंगन में हवन कुंड तथा बलि प्रथा जोते हुए खेत, हल के साक्ष्य, अलंकृत ईंट और भूकंपन के प्रमाण मिले हैं। अलंकृत ईंट और भूकंपन के प्रमाण भी मिले हैं। ओके, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। सैंधव सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है? अभी हमने पीछे पढ़ा था कि जो ईंटों का अलंकरण है वो कालीबंगन से मिला है, इसलिए ऑप्शन ए इज राइट। डिटेल्स में पढ़े तो कालीबंगन में हवन कुंड तथा बलि प्रथा जोते हुए खेत, हल के साक्ष्य, अलंकृत ईंट और भूकंप के प्रमाण मिले हैं। ओके, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? बताना है कि मोहनजोदड़ो कहाँ है। पंजाब में, सिंध में, गुजरात में, उत्तर प्रदेश में? दोस्तों मोहनजोदड़ो जो है पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है। डिटेल्स में पढ़े तो मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के सिंध प्रांत का एक पुरातात्विक स्थल है। सिंधु घाटी सभ्यता के अनेकों अवशेष यहाँ से प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट प्रश्न, सिंधु सभ्यता में बृहद स्नानगार पाया गया है? बताना है कि सिंधु सभ्यता में जो बृहद स्नानगार है वो कहाँ पाया गया? मोहनजोदड़ो में, हड़प्पा में, लोथल में या कालीबंगा में? दोस्तों बृहद स्नानगार मोहनजोदड़ो में पाया गया। डिटेल्स में पढ़े तो मोहनजोदड़ो से प्राप्त बृहद स्नानगार एक प्रमुख स्मारक है जिसके मध्य स्थित स्नान कुंड 11.48 मीटर लंबा, 7.01 मीटर चौड़ा एवं 2.43 मीटर गहरा है। नेक्स्ट प्रश्न, सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के रामतुल्य चित्रांकन मिलता है? बताना है कि जो सिंधु सभ्यता थी उसमें किस देवता को रामतुल्य के रूप में चित्रांकित किया गया है? आद्य शिव की, आदि ब्रह्मा को, आदि विष्णु को या आदि इंद्र को? दोस्तों ये आदि शिव का चित्रांकन मिलता है, इसलिए ऑप्शन इज राइट। डिटेल्स में पढ़े तो कुछ मोहरों पर एक आकृति जैसे पालथीमार कर योगी की मुद्रा में बैठा दिखाया गया है और कभी कभी जिसे जानवरों से घिरा दिखाया गया है को आदि शिव अर्थात हिंदू धर्म के प्रमुख देवताओं में से एक का आरंभिक रूप की संज्ञा दी गई है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पाकालीन स्थल गुजरात में था? बताना कौन सा हड़प्पाकालीन स्थल गुजरात में था? कालीबंगा, रोपड़, बड़ावली या लोथल? दोस्तों लोथल गुजरात में है। ओके, डिटेल्स में पढ़े तो लोथल प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों में से एक बहुत ही महत्वपूर्ण शहर है
लगभग 2400 ईसा पूर्व पुराना यह शहर भारत के राज्य गुजरात के भाग क्षेत्र में स्थित है। कालीबंगा राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले का एक प्राचीन एवं ऐतिहासिक स्थल है। रूपनगर एक अति प्राचीन स्थल है। नगर का इतिहास सिंधु घाटी की सभ्यता तक जाता है। रूपनगर सतलुज के दक्षिणी किनारे पर बसा है। सतलुज नदी के दूसरी ओर शिवालिक के पहाड़ हैं। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। मोहनजोदड़ो को किस एक अन्य नाम से भी जाना जाता है? पता नहीं कि मोहनजोदड़ो को अन्य किस नाम से जाना जाता है? जीवितों का टीला, कंकालों का टीला, दासों का टीला या मृतकों का टीला अर्थात माउंट ऑफ डेड। दोस्तों मोहनजोदड़ो को मृतकों के टीले के नाम से भी जाना जाता है। मोहनजोदड़ो को सिंध का बाग, मुर्दों का टीला तो नकलिस्तान भी कहा जाता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम है सिंधु सभ्यता, लोथल सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता या मोहनजोदड़ो की सभ्यता। बताना है कि जो हड़प्पा सभ्यता उसका प्रचलित नाम क्या है। दोस्तों इसका प्रचलित नाम सिंधु घाटी की सभ्यता है, इसलिए ऑप्शन सी इज राइट। हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम सिंधु घाटी की सभ्यता है। इस सभ्यता को 1921 में सर्वप्रथम हड़प्पा नामक स्थान पर ही दयाराम साहनी जी ने देखरेख में खुदाई के माध्यम से इस सभ्यता की खोज की गई थी। नेक्स्ट प्रश्न, सैंधव स्थलों के उत्खनन से प्राप्त मोहरों पर निम्नलिखित में से किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्ण हुआ है? बताना है कि सैंधव स्थलों के उत्खनन से प्राप्त मोहरों पर सबसे अधिक किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्ण हुआ है? शेर का, घोड़ा का, बैल का, हाथी का। दोस्तों बैल का सर्वाधिक उत्कीर्ण प्राप्त हुआ है। कुगड़ वाला बैल का चित्रांकन मोहरों पर अधिक मिलता है तथा एक श्रृंगी बैल का चित्र भी मिलता है जो पशु पूजा की ओर संकेत करता है। नेक्स्ट प्रश्न, सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है अपने नगर नियोजन के लिए, मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा के लिए, अपने कृषि संबंधी कार्यों के लिए, अपने उद्योगों के लिए। दोस्तों सिंधु घाटी की जो सभ्यता है वो अपने नगर नियोजन के लिए जानी जाती है। सिंधु सभ्यता सैंधवकालीन नगरीय सभ्यता थी। सैंधव सभ्यता से प्राप्त परिपक्व अवस्था वाले स्थलों में केवल 6 को ही बड़े नगरों की संज्ञा दी गई है। ये है मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, गढ़वारीवाला, धोलावीरा, राखीगढ़ी और कालीबंगन। नेक्स्ट प्रश्न, सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में ही स्थित है? अभी हमने पीछे पढ़ा था कि जो लोथल है वो भारत के गुजरात में स्थित है, इसलिए ऑप्शन सी इज राइट। ओके, लोथल प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों में एक बहुत ही महत्वपूर्ण शहर है। लगभग 2400 ईसा पूर्व पुराना यह शहर भारत के राज्य गुजरात के भाग क्षेत्र में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न, भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर था। बताना कि भारत में सबसे पुराना शहर कौन था? हड़प्पा, पंजाब, मोहनजोदड़ो या सिंध। दोस्तों सबसे पुराना खोजा गया शहर जो है हड़प्पा है, ये ऑप्शन इज राइट। डिटेल्स में पढ़े तो भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर हड़प्पा है। वर्ष 1921 में दयाराम साहनी द्वारा हड़प्पा की खुदाई की गई। हालांकि आधुनिक हड़प्पा पंजाब पाकिस्तान में एक पुरातात्विक स्थल है जो साहिवाल से लगभग 24 किलोमीटर अर्थात 15 मील पश्चिम में है। नेक्स्ट प्रश्न, भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। बताना कि चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ मिले हैं? हड़प्पा संस्कृति में, पश्चिम भारत की ताम्रपाषाण संस्कृति में, वैदिक संहिताओं में, चांदी के आहत मुद्राओं में। दोस्तों ये हड़प्पा संस्कृति में मिले हैं। डिटेल्स में पढ़ें तो भारत में चांदी के सर्वप्रथम प्राचीनतम साक्ष्य हड़प्पा काल से प्राप्त हुए हैं। इस काल में स्वर्ण की अपेक्षा चांदी का अधिक प्रचलन था। चांदी मुख्यतः राजस्थान के जावर और अजमेर से प्राप्त होती थी, जबकि भारत से बाहर अफगानिस्तान से लाजवर्द एवं चांदी आयात की जाती थी तथा ईरान से भी चांदी के आयात के साक्ष्य मिले हैं। नेक्स्ट प्रश्न, सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत्य है? बताना कि सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत्य है? नगर में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी, ये तो सत्य है। व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में था, ये भी सही है। मारुति देवी की उपासना की जाती थी, ये भी ठीक है। लोग लोहे से परिचित थे, ये गलत है। दोस्तों सिंधु सभ्यता में लोग जो थे लोहे से परिचित नहीं थे, इसलिए ऑप्शन डी राइट। डिटेल्स में पढ़े तो हड़प्पा सभ्यता एक कांस्य युगीन सभ्यता थी। यहाँ से तांबा, कांसा, स्वर्ण और चांदी आदि धातुओं तो मिली है परंतु लोहे की प्राप्ति नहीं हुई है। वस्तुतः हड़प्पा कालीन लोग लोहे से परिचित नहीं थे। भारत में लोह युग का प्रारंभ उत्तर वैदिक काल लगभग 1000 ईस्वी पूर्व से माना जाता है। ओके, नेक्स्ट प्रश्न, सूची फर्स्ट को सेकंड से सुमेलित कीजिए। सूची फर्स्ट दी है, सूची सेकंड दी है, अब इनका मिलान करना है। तो बताना है कि जो सिंधु सभ्यता की उत्तरी सीमा है वो उत्तर में कहाँ तक फैली है, दक्षिण में कहाँ तक है, पूर्व में कहाँ तक है, पश्चिम में कहाँ तक है। दोस्तों जो सिंधु सभ्यता की उत्तरी सीमा है वो मांडा जम्मू कश्मीर तक है उत्तर दिशा में। दक्षिणी सीमा दाइमाबाद महाराष्ट्र तक है। पूर्वी सीमा आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश तक है। पश्चिमी सीमा सुतकांगड़ और बलूचिस्तान तक है। ओके, तो ये क्रम से ये सारे ऑप्शन ठीक है, अर्थात A1 B2 C3 D4 ऑप्शन ए इज राइट। डिटेल्स में पढ़े तो सिंधु सभ्यता का विस्तार भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान में फैला है। सिंधु सभ्यता का सीमा निर्धारण सर्वप्रथम SR राव ने किया है। इसके अनुसार इसकी उत्तरी सीमा कश्मीर में सिंधु की सहायक चिनाब नदी के दक्षिण तट पर स्थित मांडा एवं दक्षिण सीमा दाइमाबाद एवं पूर्व की सीमा उत्तर प्रदेश में आलमगीर एवं पश्चिमी सीमा पाकिस्तान में सुतकांगड़ में है। ओके, अफगानिस्तान में इसके 2 क्षेत्र मुंडीगाक एवं सोरतुगोई है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। मांडा किस नदी के किनारे स्थित है? बताना है कि मांडा किस नदी के किनारे है। चिनाब के, सतलुज के, रावी के या सिंध के। दोस्तों मांडा जो है जम्मू कश्मीर में है और जम्मू जो है चिनाब नदी के किनारे है, इसलिए मांडा जो है चिनाब नदी के किनारे, ऑप्शन इज राइट। मांडा चिनाब नदी के किनारे स्थित था। सिंधु सभ्यता का उत्तरी पुरास्थल मांडा जम्मू एवं कश्मीर में है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है एंशिएंट हिस्ट्री का। और हड़प्पाकालीन स्थल रोपड़ पंजाब किस नदी के किनारे है? बताना है कि हड़प्पाकालीन स्थल जो रोपड़ है वो किस नदी के किनारे स्थित है। चिनाब के, सतलुज के, सिंधु के, रावी के। दोस्तों हड़प्पाकालीन स्थल जो रोपड़ है वो सतलुज नदी के किनारे स्थित है। डिटेल्स में पढ़े तो रूपनगर एक अति प्राचीन स्थल है। रोपड़ को ही दोस्तों रूपनगर बोलते हैं। नगर का इतिहास सिंधु घाटी की सभ्यता तक फैला है इसका। रूपनगर सतलुज के दक्षिणी किनारे पर बसा है। सतलुज नदी के दूसरी ओर शिवालिक के पहाड़ हैं।